वेलकम। आज के वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम द स्टोलन बोट पढ़ेंगे। द स्टोलन बोट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लॉन्ग पोइम द प्रिल्यूड, उसमें से लिया गया एक छोटा पार्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द प्रिल्यूड। सो द प्रिल्यूड जो है मैंने जैसा कि आपको बताया, द स्टोलन बोट जो है ये इंसिडेंट इसी लॉन्ग पोइम में से लिया गया है। प्रिल्यूड जो थी उसको शुरुआत में पोइट ने प्लान किया था द रिक्लूस नाम देने के लिए। इट वॉज प्लान टू नेम द रिक्लूस, यानी कि उसको लिखते टाइम पोइट ने डिसाइड किया था द रिक्लूस नाम देने का। बट लेटर व्हेन इट वॉज पब्लिश्ड इट वॉज नेम्ड द प्रिल्यूड बाय पोइट्स विडो। लेकिन जब बाद में उनकी डेथ के बाद ये पोइम पब्लिश हुई थी, उस समय उनकी विडो ने उसको नाम दिया द प्रिल्यूड, एंड इट वॉज पब्लिश्ड 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ। पोइट की डेथ के 3 months के बाद ये उनकी विडो ने पब्लिश की थी, यानी कि ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश की गई थी। एंड इट फोकसेस ऑन द फर्स्ट 28 years ऑफ पोइट्स लाइफ। इसमें उन्होंने अपनी लाइफ के 28 years की हमें होने वाले कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो हैं वो इस पोइम में फिलोसॉफिकल तरीके से प्रेजेंट किए हैं। एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड फैंसी। इसको एक फैक्ट और फैंसी का मिक्सचर बताया गया है पोइम को। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि इसमें बहुत से इंसिडेंट जो हैं वो पोइट की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थे। तो इसलिए इसको बोला गया है कि इसमें जो मिक्सचर है ये एक तरह से फैक्ट और फैंसी का, यानी सच्ची घटनाएं भी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं पोइट ने इमेजिन करके लिखी हैं। इसमें उन्होंने रिकलेक्शन फ्रॉम पास्ट ईयर्स, उनकी जो बीते सालों की यादें हैं उससे इंस्पायर होते हुए उन्होंने अपनी ये पोइम कंपोज की थी। इसमें उनके चाइल्डहुड के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स उन्होंने लिखे हैं। अब हम आते हैं अपनी पोइम पे द स्टोलन बोट। ये इसका एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं पहले। तो पोइट कहते हैं कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो एक बार उन्होंने एक लेक में बंधी हुई छोटी सी नाव को देखा और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए उसको चलाने के लिए वो लेक में उतर गए। जैसे जैसे वो बोट चला रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही ह्यूज एक पीक दिखाई देती है सडनली, जिसको देखकर वो कि बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और ही इमेजिन द माउंटेन टू हैव अ विल ऑफ हिज ओन। वो इमेजिन करने लगते हैं, उनको लगता है कि जैसे कि वो माउंटेन जो है वो कोई लिविंग बीइंग है, वो कोई ज़िंदा इंसान की तरह ही बिहेव कर रहा है और उनका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाते हैं और काफ़ी दिनों तक उसी स्पेक्टिकल को वो भूल नहीं पाते हैं। ये जो घटना है इसके बारे में क्रिटिक्स का मानना है, ये जब पोइट जो अपनी लेटर हाफ सेंचुरी जो उनकी लाइफ की थी उसमें वो अपने नेटिव प्लेस में रहने चले गए थे, जो कि नेचर की सराउंडिंग में था, जहाँ पे वो नेचर के क्लोज रहते हुए उन्होंने पोइम्स कंपोज करना शुरू किया था, ताकि उन्हें पोइटिक इंस्पिरेशन मिलती रहे। ये उसी वक्त कंपोज की गई पोइम है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो जिस लेक की पोइट बात कर रहे हैं उस लेक का नाम है अर्ल्स वाटर। और जो एक रॉकी केव्स, जो कि आप पोइम पढ़ेंगे उस वक्त आपको रॉकी केव्स का जिक्र किया जाएगा। ये जो रॉकी केव्स हैं वो असल में स्टाइबेरो क्रैग है। और जो ह्यूज क्लिफ की बात जो पोइम में की गई है पोइट के द्वारा, वो असल में एक ब्लैक क्रैग है, जो कि रियल में जो वहाँ जो प्लेस है उसके बारे में ये जानकारी क्रिटिक्स हमें देते हैं। अब हम शुरू करते हैं द स्टोलन बोट। वन समर इवनिंग led by her, I found a little boat tied to a willow tree। एक गर्मी की शाम led by her, यहाँ हर किसके लिए यूज़ हुआ है? नेचर के लिए। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वर्ड्सवर्थ जो थे एक नेचर पोइट थे और वो नेचर को एक टीचर की तरह, एक गाइड की तरह और एक मदर की तरह ट्रीट करते थे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं मुझे किसने इंस्पायर किया? नेचर ने। लेड बाय हर, मैं नेचर से इंस्पायर हुआ और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मैंने क्या देखा? आई फाउंड अ लिटिल बोट, मुझे एक छोटी सी नाव दिखी, टाइड टू अ विलो ट्री, जो कि एक विलो के पेड़ से बंधी हुई थी। विलो एक टाइप ऑफ ट्री है, विद इन अ रॉकी केव। और ये कहाँ बंधी हुई है? एक लेक है, उसके पास में कुछ रॉक्स हैं, वहीं पे केव्स के अंदर ये बोट जो है विलो ट्री से बांधी हुई थी, जहाँ पोइट ने इसको देखा।
इट्स यूजुअल होम, जो कि इसका यूजुअल होम था, जहाँ की अक्सर ये बोट बांधी जाती थी, वहाँ पोइट ने इसको देखा। स्ट्रेट आई अनलूज्ड हर चेन, मैंने सीधा जाकर उसकी चेन को खोल दिया। एंड स्टेपिंग इन, और उसमें पैर रखते हुए, पुश्ड फ्रॉम द शोर, उसको किनारे से आगे की तरफ धकेल दिया। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ, ये एक चोरी का काम था। यहाँ पोइट खुद ही बता रहे हैं कि जब उन्होंने ये काम किया तो वो जानते थे कि एक तरह से चोरी थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ किसी की परमिशन नहीं ली। उन्होंने देखा कि एक बोट जो है लेक में बंधी हुई है, और उन्होंने उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए उस लेक को एक्सप्लोर करने के लिए वो बोट चुरा ली। एंड ट्रबल्ड प्लेजर, यहाँ देखिए ट्रबल्ड प्लेजर, हालांकि उन्हें खुशी हो रही है, प्लेजर है, बट इट वॉज ट्रबल्ड। वाई? क्योंकि पोइट जो थे वो वरिड थे, वो गिल्टी थे, उनको पता है कि उन्होंने स्टीलिंग का एक्ट किया है, इसलिए वो आनंद तो था, उनको प्लेजर तो मिला, बट वो पूरी तरह से उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। नॉर विदाउट द वॉइस ऑफ माउंटेन इकोज डिड माई बोट मूव ऑन, अब उन्होंने बोट को चलाना शुरू किया, वो भी बिना किसी साउंड के। वो कह रहे हैं कि बोट जो, जब हम देखते हैं कि किसी ओपन स्पेस में कोई भी हल्की भी आवाज़ होती है तो वो माउंटेन्स की वजह से इको होती है। यहाँ पोइट कह रहे हैं कि बिना ही किसी इको के साउंड के मेरी जो बोट थी वो मूव ऑन करने लगी, आगे बढ़ने लगी। यानी कि लेक है, लेक के आसपास बहुत सी माउंटेन पीक्स हैं, वहाँ से किसी भी तरह का इको नहीं आ रहा है, और उनकी बोट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लीविंग बिहाइंड हर स्टिल ऑन ईदर साइड, अब यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं जैसे जैसे एक बोट आगे बढ़ती है वो अपनी दोनों साइड पर कुछ रिपल्स क्रिएट करती जाती हैं, छोटी छोटी लहरें, ठीक है, वो सर्कल्स में क्रिएट करते हुए पीछे जाते हुए एक ही ट्रैक में मिल जाती है। यही सीन जो है पोइट ने अपनी लाइन्स में हमें दिखाया है। लीविंग बिहाइंड हर्स, अपने पीछे वो बोट क्या छोड़ते जा रही थी, ऑन ईदर साइड, ईदर यानी दोनों तरफ, स्मॉल सर्कल्स ग्लिटरिंग आइडली इन द मून, छोटे छोटे सर्कल्स यानी छोटे छोटे घेरे, किसके, लहरों के, वो जो थे वो मून लाइट में चमक रहे थे, ग्लिटरिंग इन द मून। ये सर्कल्स जो था, जो पानी की लहरों पे बन रहे थे, उन पर जैसे ही मून लाइट पड़ रही थी वो उस पर शाइन कर रहे थे। हमने अभी देखा था कि इवनिंग का टाइम है, जबकि धीरे धीरे मून आ रहा है, हल्का हल्का अंधेरा है, ये उस समय की बात हो रही है। अनटिल दे मेल्टेड ऑल इनटू वन ट्रैक, और ये जो लहरें हैं छोटी छोटी, ये अंत में जाकर एक ही ट्रैक में मिल रही हैं, ऑफ स्पार्कलिंग लाइट, जैसे कि एक बहुत बड़ी रोशनी की एक लकीर सी बनती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी में कोई हलचल हो रही थी उस पर मून लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसको शाइन कर रही थी। But now, like one who rose, proud of his skill, to reach a chosen point, with an unswerving line, I fixed my view upon the summit of a craggy ridge. यहाँ पोइट कहते हैं जैसे कोई ट्रेंड नाविक जिसको हम कहते हैं, जैसे ही वो अपनी जर्नी शुरू करता है तो वो अपना एम डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ तक जाना है। उसी तरह पोइट ने भी क्या किया, एक एम डिसाइड किया कि बोट को लेकर वो एक आगे उन्हें एक समिट, क्रैगी रिज दिखाई दी थी, जो उन्हें लगा कि वहाँ तक वो जाकर इस बोट से जर्नी करके वापस आएंगे। तो पोइट ने डिसाइड किया कि मैंने भी अपना एक एम फिक्स कर लिया। तो उन्होंने फिक्स क्या किया है वो एम, समिट ऑफ अ क्रैगी रिज। आगे क्रैगी यानी जो अनइवन, उबड़ खाबड़ होती है, रिज यानी चट्टान। आगे उन्होंने देखा कि पानी में वो बोट को लेते हुए उस क्रैगी रिज तक जाएंगे और वापस लौट आएंगे। वो कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने एक प्रोफेशनल जो नाविक होते हैं उसकी तरह ही बिहेव किया, और उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा राउंड लेके वो वापस आएंगे। द हॉरिजन्स अटमोस्ट बाउंड्री, उस वक्त उनको लगा, हॉराइजन क्या होता है बेटा, द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट, ऐसी सरफेस जहाँ पे आपको लगे कि अर्थ और जो स्काई है वो एक तरह से मिल रहे हैं, वो हॉराइजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कहें जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं वो हॉराइजन है। उनको लगा उसकी जो बाउंड्री है वो क्रैगी रिज ही है, जो छोटी सी उनको चट्टान दिखाई दे रही है, उन्होंने लगा कि वही उसकी बाउंड्री है, यानी कि उसके पार और कुछ नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ तक जाएंगे और वापस लौट आएंगे। फॉर अबव वॉज नथिंग बट द स्टार्स एंड द ग्रे स्काई, क्योंकि इसके अलावा उन्हें, इसके ऊपर क्या था, स्टार्स थे और ग्रे स्काई था, इसके अलावा उसके पीछे उन्हें तब तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। तो अभी तक हमने क्या देखा, पोइट को
एक लेक में एक बंधी हुई छोटी सी बोट दिखाई देती है। वो उसके अंदर स्टेप इन करते हैं और उसको चलाने का डिसीजन लेते हैं। उन्हें पता है कि ये एक्ट ऑफ स्टीलिंग है, इस वजह से वो गिल्टी भी फील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपना एम भी डिसाइड किया। एक जैसे कि एक प्रोफेशनल नाविक सोच लेता है कि उनका एम ये रहेगा। वो कहते हैं कि उनको जो हॉरिजन की अटमोस्ट बाउंड्री थी, जहाँ तक वो देख सकते थे, वहाँ तक उन्होंने जाने का डिसाइड किया। और वो जो जहाँ तक देख पा रहे थे, वहाँ उनको लास्ट चीज़ जो दिखाई दे रही है वो है द क्रैगी रिज। वो उबड़ खाबड़ जो चट्टान है, उनको लगा वो उनका एम है, उन्हें वहाँ तक जाके आना है। अब पोइट कहते हैं शी वॉज एन एल्फिन पिनेस। जो उनकी बोट थी, एल्फिन यानी स्मॉल, यहाँ पे आएगा कि छोटी सी थी, और पिनेस यहाँ पे बोट के लिए है। जो उनकी वो छोटी सी नाव थी वो थी लस्टिली, यानी कि बहुत ही फुल विगर के साथ, यानी कि बहुत एनर्जी के साथ वो उन्होंने चलानी शुरू की। आई डिप्ड माई ओर्स, ओर्स होते हैं जिससे नाव चलाई जाती है, यानी चप्पू जिसे हम कहते हैं। डिप यानी डुबोना। मैंने अपने ओर्स के साथ उसको चलाना शुरू किया। इनटू द साइलेंट लेक, उस शांत झील में उन्होंने धीरे धीरे ओर्स चलाना शुरू किया। एंड एज आई रोज अपॉन द स्ट्रोक, जैसे जैसे मैं वार अपने बढ़ाते गया, जो स्ट्रोक्स थे, माई बोट वेंट हीविंग थ्रू द वाटर लाइक अ स्वान। उनकी जो बोट है वो एक स्वान की तरह आगे बढ़ती गई। जैसे आप पानी में तैरते हुए स्वान को देखते हैं कितनी स्मूथली वो मूव करता है, उसी तरह उनकी बोट भी धीरे धीरे मूव कर रही थी लेक वाटर में। Then from behind that craggy steep, till then the horizon's bound, a huge peak, black and huge। यहाँ इमेज में आप हॉरिजन की एक इमेज देख रहे हैं, जहाँ आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वहाँ पे स्काई और जो प्लेन है जो मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हॉराइजन कहते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम बिहाइंड दैट क्रैगी स्टीप, ये कौन सी क्रैगी स्टीप है, जो कि उन्होंने एम डिसाइड किया था कि मैं यहाँ तक जाकर ट्रैवल करके आऊँगा। तो वो कह रहे हैं कि उसी क्रैगी स्टीप के पीछे से अचानक से एक बड़ी सी चट्टान अपीयर होने लगी। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ से पोइट देख रहे थे वहाँ से उनको छोटी ही चट्टान दिखाई दे रही थी, क्योंकि बहुत हल्के अंधेरे का ये वक्त है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसके पीछे वाली चीज़ें ऑब्वियसली उन्हें धीरे धीरे दिखाई देनी शुरू हो गई। अब क्योंकि पोइट जो है वो अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो एक चाइल्ड की पर्सपेक्टिव से देखें तो उस वक्त वो अचानक उस ह्यूज पीक का सामने आना उन्हें डरा देता है। एज इफ विद वॉलंटरी पावर इंस्टिंक्ट अपरियर इट्स हेड। अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि जानबूझकर, जैसे कोई लिविंग पर्सन की तरह वॉलंटरी यानी जानबूझकर उन्होंने क्या किया, जैसे उसमें कोई पावर इंस्टिंक्ट हो, किसके अंदर, उस ह्यूज पीक में जो कि उन्हें अभी अभी दिखाई दी है उस छोटी चट्टान के पीछे। अपरियर इट्स हेड, उन्होंने अपना सिर उठाया, किसने, उस बड़ी चट्टान ने, जो कि उनको अभी अभी डिस्कवर उन्होंने की है। आई स्ट्रक एंड स्ट्रक अगेन। इस लाइन में आप देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा फियर में है कि उन्होंने लगातार किसको चलाना शुरू किया, ओर्स को। जैसे ही उन्होंने उस ह्यूज पीक को देखा उन्होंने लगातार उस ओर्स को चलाना शुरू किया। एंड ग्रोइंग स्टिल इन स्टेचर द ग्रिम शेप टॉवर्ड अप बिटवीन मी एंड द स्टार्स। और धीरे धीरे वो जो स्टेचर था वो बढ़ता ही गया, और वो उनकी शेप जो थी भयानक, यानी ग्रिम जो थी, ग्रिम शेप जो थी भयानक से, उसकी जो शेप थी उस पीक, उस ह्यूज क्लिफ, उस चट्टान की, टॉवर्ड अप यानी कि उठ खड़े हुई, बिटवीन मी, मेरे बीच में और स्टार के बीच में। यानी कि उन्हें लगा जैसे कि वो बड़ी जो चट्टान है, ह्यूज पीक जो है, वो कोई लिविंग बीइंग है और जानबूझकर वो एकदम से उन्हें डराने के लिए ही उठ खड़ी हुई है। जबकि रियल में क्या इंसिडेंट था, ये चट्टान उन्हें अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उस स्मॉल पीक के पीछे से वो धीरे धीरे उनको नज़र आने लगी। And still, for so it seemed, with purpose of its own and measured motion like a living thing। उन्हें लगा जैसे वो उसका खुद का ये डेलिबरेटली वो ह्यूज पीक ऐसा कर रही है, जानबूझकर उन्हें डराने के लिए वो उठ खड़ी हुई है। एंड मेजर्ड मोशन, सोचा समझा मोशन करते हुए, लाइक अ लिविंग थिंग, जैसे कि कोई जिंदा चीज़ हो। स्ट्रोड आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे आने लगी। अब उनको लगा कि जैसे वो ह्यूज पीक जो है वो उनका पीछा कर रही है। विथ ट्रेमलिंग ओर्स आई टर्न्ड, मैंने कांपते हुए ओर्स के साथ मैं मुड़ा। एंड थ्रू द साइलेंट वाटर स्टोल माई वे बैक टू द कोवर्ट ऑफ द विलो ट्री, और अपना वापस अपना बोट की डायरेक्शन को मोड़ते हुए उस साइलेंट वाटर में धीरे धीरे उन्होंने
वापस अपने बोट को वापस मोड़ के चलाना शुरू किया। ये जो कोवर्ट होता है ये उसका हाइडिंग प्लेस होता है जहाँ पे वो अभी तक बोट बंधी हुई थी। देयर इन हर मूरिंग प्लेस वहाँ जहाँ बोट को बांध दिया जाता है उसे मूरिंग प्लेस कहते हैं। आई लेफ्ट माई बार्क, मैंने वहाँ अपनी नाव छोड़ दी, बार्क यानी बोट। एंड थ्रू द मिडोज़, और मिडोज़ में से होते हुए, मिडोज़ क्या होते हैं, ग्रीन ग्रासी लैंड्स जो होते हैं जहाँ पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, चारागाह जिसे हम कहते हैं। मिडोज़ में से होते हुए होमवर्ड्स वैन, और मैं कहाँ चला गया, अपने घर की तरफ। इन ग्रेव एंड सीरियस मूड, बहुत ही गंभीर मूड में, सीरियस मूड में वो अपने घर की तरफ बढ़ गए। बट आफ्टर आई हैड सीन दैट स्पेक्टिकल, लेकिन हुआ क्या, घर जाने के बाद भी, क्योंकि वो स्पेक्टिकल देख चुके थे, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक, माई ब्रेन वर्क विद द डिम एंड अनडिटरमाइंड सेंस, मेरा दिमाग जो था बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा था, यानी कि दिमाग में वेग, एक जो धुंधलापन आ जाता है, वैसी उनकी स्थिति हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। अनडिटरमाइंड सेंस यानी सेटल्ड थॉट्स उनके माइंड में अभी नहीं आ रही थी, यानी कि कुछ दिनों तक वो बहुत परप्लेक्स्ड यानी बेचैन रहे ये सीन देखने के बाद। ऑफ अननोन मोड्स ऑफ बीइंग, क्योंकि कुछ उन्हें लगा कि नेचर जो है वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैपन हो सकती हैं जो कि अभी तक अननोन है, यानी कि नेचर का ये फॉर्म उन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। अभी तक नेचर उनको एक मदर, एक ट्यूटर की तरह लगती हैं, बट यहाँ उन्होंने उसका एक दूसरा फॉर्म देखा जो कि बहुत फ्राइटनिंग था पोइट के लिए। देयर हंग अ डार्कनेस, अब मेरे माइंड के ऊपर, पोइट के माइंड के ऊपर क्या है, एक डार्कनेस है, यानी कि सन्नाटा सा छाया हुआ है। कॉल इट सॉलिट्यूड, यहाँ पे वो अपने आप को पूरी तरह से, सॉलिट्यूड यानी अकेला होना, और ब्लैंक डिजर्शन, यहाँ पे उनकी डिजर्शन है, यहाँ पे कोई भी तरह की थॉट्स उनके दिमाग में नहीं आ रही है। उनको लग रहा है कि उनके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो, ऐसा पोइट ने कहा कि वो इतना ज़्यादा फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस रहा कि जैसे उनका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया हो। नो फेमिलियर शेप्स रिमेंड, किसी भी तरह की फेमिलियर शेप्स उनके माइंड में अब नहीं रही। नो प्लेजेंट इमेजेस ऑफ ट्री, ऑफ स्काई और सी, नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स। अब अभी तक जो नेचर की खूबसूरत स्पेक्टिकल्स उनके दिमाग में रहते थे, जैसे कि ट्रीज़ की इमेजेस, सी या स्काई की इमेजेस, ग्रीन फील्ड की इमेजेस, वो सब उनके दिमाग से अब हट गई थी। अब उनके दिमाग में सिर्फ वो ह्यूज और माइटी फॉर्म थी जो उन्होंने अभी अभी उस ह्यूज पीक को देखी थी। दैट डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन, अब उनके दिमाग में जो ह्यूज और माइटी फॉर्म्स जो आ रही हैं, हालांकि वो जिंदा व्यक्ति की तरह जिंदा तो नहीं थी। मूव स्लोली बट स्टिल वो उनके माइंड में चल रही थी। मूव स्लोली थ्रू द माइंड बाई डे, वही चीज़ें उनके दिमाग में दिन भर चलती थी। एंड वर अ ट्रबल टू माई ड्रीम्स, और जब वो सोने जाते थे तो उनको ड्रीम्स में भी वो चीज़ें ट्रबल दे रही थी। तो ये उनके चाइल्डहुड की एक इंसिडेंट को पोइट ने पोइम में हमें बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है कि कैसे नेचर के दोनों ही फॉर्म उन्होंने देखे। उनको नेचर बहुत डियर लगती थी, बट एक दिन अचानक जब उन्होंने नेचर का ये फॉर्म देखा तो वो स्पेक्टिकल उनको इतना फ्राइटनिंग लगा कि वो बहुत दिनों तक डिस्टर्ब रहे, और वो ना ही दिन में दिन में भी उनको ये चीज़ें परेशान करती थी, और रातों को उनको ड्रीम्स में भी वही दिखाई देने लगा। ये पोइट की एक चाइल्डहुड मेमोरी उन्होंने हमसे शेयर की है। यहाँ दूसरी चीज़ ये भी देखी जा सकती है कि नेचर शायद उन्हें पनिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने बोट को स्टील करने का काम किया था। तो एक्ट ऑफ स्टीलिंग कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड उनमें था कि उन्होंने एक गिल्ट फील करने वाला काम किया था, क्योंकि विदाउट परमिशन ही स्टोल अ बोट, एंड उन्होंने सोचा कि शायद नेचर इस फॉर्म में उन्हें पनिश भी कर रही हैं। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू ही अपनी जगह सही है। तो ये हमारी पोइम द स्टोलन बोट कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।